कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जिसमें हमारा जो चैप्टर आज का है वो व्यक्तित्व को लेकर के है, पर्सनालिटी को, ठीक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग पर्सनालिटी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। और अब पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की बात करते हैं तो साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व से मतलब ये होता है कि शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि से जो है इसका अर्थ लगाया जाता है। जो व्यक्ति बाह्य गुणों से जितना अधिक प्रभावित कर सकता है वह उतना ही अधिक प्रभावशाली माना जाता है। परंतु वास्तविकता यह होती है कि व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है केवल एक ही प्रतिकारक से नहीं किया जा सकता, ठीक है। वास्तव में व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों के गुण आते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनालिटी शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। दूसरों शब्दों में इसको पहनावा या वेशभूषा कह सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है, यह कथन किसका है, ठीक है। व्यक्ति समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है, यह कथन किसका है, तो ये इसका जो है रेक्सरॉक, इसके जो है ये कथन रेक्सरॉक का है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके किसी विकास की अवस्था में होता है, यह कथन किसका है, तो इसका जो आंसर है वो वॉरेन एचसी ने ये कथन कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है, तो ये वुडवर्थ का है, ठीक है। इसका जो आंसर है वुडवर्थ है। व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है, ठीक है। व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है, ठीक है। पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स, ये किसने कहा था, तो ये गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। गिलफोर्ड ने ये कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित, जन्मजात यानी जन्म से, अर्जित का मतलब जो मनुष्य अपने जीवन में अर्जित करता है उनके गुणों का योग है, यह कथन किसका है, तो ये वैलेंटाइन का है, ठीक है। वैलेंटाइन इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के प्रति सतत यानी कि कॉन्टिन्यूस समायोजन, व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के प्रति सतत यानी व्यक्ति जितना धीरे धीरे ग्रो करता है, समाज के बीच में आने लगता है, उतना उससे समायोजन करने लगता है, यह कथन किसका है, तो बोरिंग एंड अदर्स का है, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के प्रति सतत समायोजन, ये बोरिंग एंड अदर्स का है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.पी. चौबे ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उन्होंने लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने लिखा था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें इसको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के अधिकतम विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए वातावरण का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी तभी डेवलप होगी जब मनुष्य वातावरण का उसका कैसा है ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। व्यक्तित्व के कौन कौन से आयाम हैं, व्यक्तित्व के आयाम कौन कौन से हैं, तो इसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक है। ये इतने आयाम हैं, ठीक है। आयाम जो हैं, किसी व्यक्ति शरीर रचना, कोई लंबा होता है, कोई हष्ट दुबला पतला होता है, तो ये क्या है, शारीरिक आयाम है। मानसिक आयाम से मतलब ये है कि कुछ योग्यताएं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिकली मनुष्य को प्राप्त होती हैं, ठीक है। मानसिक योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। सामाजिक आयाम का मतलब इसमें ये होता है कि सामाजिक क्षेत्र में भी व्यक्तित्व का विकास अलग अलग होता है। कोई एकांत प्रिय होता है, कोई लज्जाशील होता है, कोई सामाजिक होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई समाज सेवी होता है, ठीक है। तो ये सामाजिक आयाम। संवेगात्मक आयाम का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है,
मान लो किसी वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाते समय चिड़िया कपड़े पर बीट कर दे तो कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं और कुछ लोग उसे सामान्य बात मानते हैं। तो यह है संवेगात्मक, जहाँ पर मनुष्य इमोशनल हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्रेचमर एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। पहला पॉइंट जो मिलनसार है। ठीक है, जो व्यक्ति सामाजिक, मिलनसार, अच्छे स्वभाव के होते हैं उन्हें मिलनसार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये क्रेचमर का वर्गीकरण है। एकांत प्रिय का मतलब जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, दुर्बल, शर्मीले, अंतर्मुखी, चुपचाप रहने वाले होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो चुस्त का मतलब ये है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, सुखी होते हैं, उसे चुस्त व्यक्तित्व वाला बोलते हैं। मिश्रित का मतलब, अगला जो पॉइंट है मिश्रित, ये व्यक्ति बहुत लंबे, चौड़े, मोटे होते हैं तथा इन व्यक्तियों में क्या होता है, ये सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो ये गुणों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो उसे मिश्रित जो है, तो क्रेचमर ने जो वर्गीकरण किया वो 4 पॉइंट उन्होंने बताया, मिलनसार, एकांत प्रिय, चुस्त एवं मिश्रित बताया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, युंग के अनुसार, युंग एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या वर्गीकरण किया, उन्होंने सामाजिक गुण को कई तरीके से डिवाइड किया। पहला पॉइंट था बहिर्मुखी और दूसरा जो पॉइंट था अंतर्मुखी। ठीक है, अब बहिर्मुखी में उन्हें क्या रखा, बहिर्मुखी में देखिए विचार प्रधान और भाव प्रधान। ठीक है, बहिर्मुखी में 2 पॉइंट थे, विचार प्रधान और भाव प्रधान। अभी हम अंतर्मुखी की बात नहीं कर रहे हैं। तो विचार प्रधान, भाव प्रधान हो गए 2 पॉइंट। अब विचार प्रधान में एक पॉइंट है तर्क प्रधान। ठीक है, भाव प्रधान में क्या है, तर्क प्रधान। तर्क प्रधान में जैसे वकील और शिक्षक आते हैं। दूसरा होता है दिव्य दृष्टि प्रधान। तो दिव्य दृष्टि में नेपोलियन और हिटलर जैसे लोग आते हैं। ठीक है, तर्क प्रधान में वकील, शिक्षक, और दिव्य दृष्टि में नेपोलियन, हिटलर जैसे महान लोग, दिव्य दृष्टि वाले लोग आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब अंतर्मुखी की बात करते हैं। अंतर्मुखी में भी 2 पार्ट होते हैं, विचार प्रधान, भाव प्रधान। तो विचार प्रधान में तर्क प्रधान जैसे दार्शनिक होता है। ठीक है, अंतर्मुखी में तर्क प्रधान में दार्शनिक होता है। ठीक है, और दिव्य दृष्टि में महापुरुष, ऋषि, पैगंबर आते हैं। महापुरुष, ऋषि, पैगंबर इत्यादि आते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी जिसको एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है, तो वो साहसी होता है, कर्तव्यपरायण होता है, दृढ़ इच्छा होती है, आशावादी होता है, नेतृत्व करता है, यानी उसके अंदर लीडरशिप होती है, शासक जैसा उसका जो है नेचर होता है। ठीक है, एक रूलर जैसे उसके अंदर गुण होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहिर्मुखी व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसे शेयर भी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक ही आने वाला है। अंतर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है, देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी हमने बता दिया। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है लज्जाशील, थोड़ा शर्मीला होता है, कम बोलने वाला होता है, पुस्तकों से प्रेम करता है, आज्ञाकारी होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट होता है, यानी अंतर्मुखी होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट। ठीक है, अंतर्मुखी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के क्या गुण हैं, तो ये सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। ठीक है, अब सत्वगुण क्या है हम आपको बता दें। ऐसे व्यक्तियों में सत्वगुण की प्रधानता होती है जो ज्ञानी होते हैं, शांत होते हैं, निर्मल होते हैं, धार्मिक और सौम्य स्वभाव के होते हैं। ठीक, तो सत्वगुण ये हो गया। अब राजसी यानी रजगुण का मतलब जो राजसी होते हैं, ये साहसी होते हैं, वीर होते हैं, दबंग होते हैं, कामना व आसक्ति की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। ठीक है, साहसी, वीर, दबंग होते हैं, कामना से भरे होते हैं। ठीक, तामसी का मतलब ये होता है जैसे आलसी टाइप के व्यक्ति, प्रमादी होते हैं, क्रोधी होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण सारे बता दिए। अगला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। उन्होंने, थॉर्नडाइक ने जो है 3 प्रकार के, एक सूक्ष्म विचारक बताया, एक प्रत्यय विचारक, दूसरे स्थूल विचारक। ठीक है, 3 प्रकार के बताए। अब सूक्ष्म विचारक क्या, ये पूरी तरह से सोच विचार कर कार्य करते हैं। सूक्ष्म जो विचारक होते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, ये पूरी तरीके से सोच विचार कर कार्य करते हैं, जैसे गणित, विज्ञान और तर्कशास्त्र जैसे विषयों में इनकी रुचि होती है। प्रत्यय विचारक का मतलब आइडिया थिंकर, ये किसी न किसी संकेत के आधार पर
चाहे वह संख्या हो या शब्द ही विचार करते हैं। ठीक है, संकेत के आधार पर ही विचार करते हैं, ऐसे लोग प्रत्यय विचारक कहलाते हैं। स्थूल विचारक का मतलब ये होता है कि ये मानसिक क्रिया, जो मेंटल जो एक्टिविटी की अपेक्षा ये जो फिजिकल एक्टिविटी पर अधिक निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को स्थूल विचारक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषिक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया था फ्रायड ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और फ्रायड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इस मनोविश्लेषिक सिद्धांत में क्या हुआ कि इस सिद्धांत का रचना का श्रेय जो है फ्रायड को दिया जाता है। इन्होंने जो है, फ्रायड ने मन के जो है 3 भाग बताए हैं। मन के 3 भाग बताए। ठीक है, जो मन होता है हमारा चेतन, ठीक है, अचेतन, ठीक है, चेतन, अचेतन और अवचेतन बताया। ठीक, अवचेतन फ्रायड ने 3 भाग बताए, चेतन, अचेतन और अवचेतन, 3 भाग उन्होंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? ठीक है, मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? तो मूल प्रवृत्तियां क्या है? भूख, प्यास, काम भावना, ये सारी जो होती है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जन्म से ही मनुष्य के अंदर विद्यमान होती हैं। भूख, प्यास, काम भावना, ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, जो जन्मजात चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने एरोज और थैनाटोज 2 में बांटा मूल प्रवृत्ति को। ठीक, तो एरोज जो होती है, एरोज क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन भर की जो चेष्टाओं को प्रस्तावित करता है, यह काम भावना को प्रस्तुत करता है, एरोज जो होता है। ठीक है, और थैनाटोज जो होती है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को कहा गया है। ठीक है, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति को, इसमें आक्रामक और विनाशकारी प्रेरणाएं सम्मिलित होती हैं। समझ गए आप? और इसके अलावा फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के 3 स्तरों का, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को कितने स्तर में बताया है? तो इसमें अहम, अत्यहम और इदम। अहम को ईगो बोलते हैं, अत्यहम को सुपर ईगो, इदम को इड बोलते हैं या ईगो बोलते हैं। ठीक, अहम की परिभाषा हम आपको बता दें, उस व्यक्तित्व के पक्ष के रूप में दी जाती है जो तर्कपूर्ण और न्यायसंगत होती है। ठीक है, जो अहम का मतलब होता है जो यथार्थता के संसार का सामना करता है। इदम की परिभाषा एक संश्लिष्ट के रूप में दी जा सकती है, एक कंपोजिट होती है, जो सुखदायी मूल प्रवृत्तियां, अतार्किक, बचकाना। जो इदम क्या होता है, वो तुरंत संतुष्टि चाहता है, और यथार्थता क्या होता है? इदम संतुष्टि चाहता है, यथार्थता से पूर्ण रूप से दूर होता है। अब अहम यथार्थता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, अहम क्या होता है? ये तर्कपूर्ण और न्याय संगत यानी सोच विचार कर वर्क करता है। इदम क्या होता है? उसको तुरंत संतुष्टि चाहिए। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो ये होता है कि, ठीक, ईगो समझते हैं जब आदमी का अहम सुपर ईगो होता है, ये बिल्कुल अहम का अपोजिट होता है। ठीक है, अहम और इदम के बीच के जो होता है वो अत्यहम होता है। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, जबकि इदम सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इदम तुरंत संतुष्टि चाहता है, अहम सोच विचार कर कार्य करता है। अत्यहम जो होता है, ठीक, जिसको अत्यहम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तर्कपूर्ण और न्याय संगत होता है, जो यथार्थता का सामना करता है। इसका अर्थ इसलिए हमने बताया क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमने इसको इंक्लूड किया है। तो तर्कपूर्ण और न्याय संगत होता है, यथार्थता का सामना करता है, क्या कहलाता है? तो अहम होता है। ठीक है, सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो इदम होता है। ठीक है, सुख की, ये तुरंत संतुष्टि चाहता है, अगर इसको नहीं मिली तो गुस्सा आ जाएगा। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? तो W.H. शेल्डॉन ने शरीर रचना का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसमें शरीर रचना का मतलब, जैसे किसी की जो बनावट होती है वो गोलाकृति किसी का शरीर होता है, जैसे, ठीक है, गोल मटोल लोग होते हैं,
कुछ होते हैं आयत के आकार के आयताकृति होते हैं, ठीक है। कुछ लंबे व्यक्ति होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो गोलाकृति के लोग होते हैं वो भोजन प्रिय, आराम पसंद, शौकीन मिजाज, परंपरावादी, सहनशील और सामाजिक होते हैं, ठीक है। और आयताकृति के लोग होते हैं वो रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, उद्देश्य केंद्रित, जोशीला होते हैं, ठीक है, या क्रोधी भी होते हैं। और जिनकी आकृति लंबी होती है वो कैसे होते हैं? एकांत प्रिय, गुमशुदा, अल्प निद्रा, जल्दी थक जाने वाले, असामाजिक होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने शरीर रचना सिद्धांत में बताया गया, ठीक है। और इसको W.H. शेल्डन ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत किसने दिया? तो R.B. कैटल। R.B. कैटल ने जो है विशेषक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व वही है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी दी गई परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करेगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व का विशेषक का मतलब व्यक्ति को ऐसी कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन में वो कैसा बिहेव करता है, तो इससे जो है उसका अनुमान लगाया जाए, उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व विशेषक एक प्रकार की जो है मानसिक संरचना है, ठीक है। योग सिद्धांत यानी कि नीड थ्योरी, ठीक, नीड थ्योरी किसने दिया? तो ये हेनरी ए मुरे ने जो है नीड थ्योरी दिया था, ठीक है। अब नीड थ्योरी क्या है हम आपको थोड़ा सा बता दें। नीड थ्योरी में कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हेनरी ए मुरे हैं ये तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। इसके अनुसार मनुष्य क्या है? प्रेरित जीव है और अब उसकी अपनी आवश्यकताएं इंटरनल नीड्स होती हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर के कारण जो है जीवन भर से उत्पन्न तनाव को कम करने का जो है प्रयास करता रहता है, ठीक है। मांग भी होती है, कभी दबाव भी होता है कि परिस्थिति में व्यक्ति हमेशा एक प्रकार के तनाव को उत्पन्न करती रहती है तथा ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिए केवल पुराने उद्देश्यों की पूर्ति बनाए रखता है बल्कि नए नए रचनात्मक कार्य भी करने को प्रेरित होता है, ठीक है। तो ये थे मांग सिद्धांत, ठीक है। मांग सिद्धांत में क्या होता है? आदमी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो कुछ ना कुछ वो नया कर लेता है, ठीक है। नई आवश्यकताएं जो है नए रचनात्मक कार्य कर लेता है जिससे उसकी वो चीज़ जो होती क्या हो जाती है? वो दब जाती है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। जैसे उपलब्धि की मांग, प्रदर्शन की मांग, सानिध्य की मांग, परोपकार की मांग, स्वायत्तता की मांग, ये सारी मांगे होती, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो है जैविकी कारक, दूसरा है वातावरणीय कारक, ठीक है। जैविकी का मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कोई, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो जैविकी कारक कैसे होते हैं? जैसे शरीर रचना, शारीरिक रसायन जैसे, ठीक है। अब जैसे ग्रंथियां ले लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, मनुष्य में ग्रंथियां पाई जाती हैं, थाइमस, पीनियल ग्लैंड। ये सारी जो ग्रंथियां होती हैं ये बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। यह शारीरिक रचना जो है उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर है। कोई केमिकल है तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर है। वातावरणीय कारक क्या होते हैं? जैसे परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, विद्यालय हो गया, जनसंचार माध्यम हो गया, धर्म संस्कृति हो गया, तो ये वातावरणीय फैक्टर हैं। देखिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले और व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अंतर है। अब व्यक्ति को जलवायु, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, धर्म व संस्कृति, जनसंचार, ये सारे जो होते हैं व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हैं। व्यक्तित्व को बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों प्रभावित करते हैं, जबकि जो है व्यक्ति को वातावरणीय कारक ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, ठीक है। व्यक्तित्व के मापन की विधियां, ठीक है। तो इसमें एक व्यक्तिगत विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, मनोविश्लेषण विधि है, प्रक्षेपण विधि है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत विधि में क्या होता है,
चलिए अगला क्वेश्चन में ही बता देते हैं आपको। आत्मकथा, व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मापन की कौन सी विधि? तो ये व्यक्तिगत विधि हो गई। ठीक है, व्यक्तिगत विधि में क्या होती है? आत्मकथा, मनुष्य की जानने का प्रयास किया जाता है। इसके आधार पर जो है उसका व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत इतिहास। ठीक है, इस विधि में बालक के वंशानुक्रम और वातावरण के उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जैसे रीति रिवाज, धारणाएं, जन्म लेने का क्रम, उसके परिवार का इतिहास। ठीक, तो ये व्यक्तिगत इतिहास हो गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार आप लोग जानते हैं कि उसका साक्षात्कार की लिया जाता है। ठीक है, जिससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सके। ठीक है, उसके अंदर समस्याएं, कठिनाइयाँ, सब कुछ जाना जाता है। अगला जो होता है प्रश्नावली के माध्यम से भी, ठीक है, उसको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग समूह में बातचीत करना पसंद करते हैं, क्या आप आसानी से मित्र बना लेते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप शीघ्र घबरा जाते हैं, कि आपकी भावनाओं को आसानी से आघात, तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये विधियाँ होती हैं व्यक्तिगत विधि की। ठीक है, इंडिविजुअल मेथड। अगली कौन सी विधि है? अगली विधि है जो वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ क्या होती है? जैसे ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। इसमें क्या होती है? मनुष्य का जो बिहेवियर टेस्ट होता है, ठीक, व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें एक संग्रहालय में ले जाइए और एक स्थान पर खड़े होकर उसके व्यवहार का निरीक्षण कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो देर तक रुक रुक कर किसी वस्तु को देखते हैं, ऐसे छात्र अंतर्मुखी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो जल्दी जल्दी वस्तुओं को देखते हुए चले जाते हैं, ऐसे बालक बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, तो उसमें व्यवहार परीक्षण आता है। ठीक है, दूसरी जो निरीक्षण इसमें विधि होती है। ठीक है, निरीक्षण आप लोग सब लोग जानते हैं। व्यवहार परीक्षण हमने बता दिया, निरीक्षण बता दिया। निरीक्षण इसमें क्या होता है कि प्रयोगकर्ता क्या करता है? व्यवहारों का परीक्षण अनेक परिस्थितियों में करता है। इसमें जिसका टेस्ट करना होता है उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, और इसका सफल प्रयोग प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है। दूसरा जो होता है अनुमानांकन, यानी कि रेटिंग स्केल। इस विधि पर भी प्रश्न पर निर्भर होती है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, परिस्थिति परीक्षण ऐसे ही होती है कि इस विधि में उसके सम्मुख कोई परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। ठीक है, और उस परिस्थिति में उसको जिस पर टेस्ट करना होता है वो प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो ये परिस्थिति परीक्षण होता है। वो क्या करेगा, बच्चा क्या करने वाला है, तो वो उस अपनी परिस्थिति के हिसाब से करेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए, प्रक्षेपण विधि, ये जो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, और इसमें पक्का एक ना एक विधि आएगी। तो इसमें जो है पहला जो परीक्षण है रोरसा परीक्षण, जिसको हरमन रोसा ने 1921 में जो है किया था। दूसरा क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको H.A. मुरे ने 1935 में किया था। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व मापन की विधि है। ठीक है, अब हरमन रोसा टेस्ट क्या होता है? इसका आविष्कार जो है ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हरमन रोसा ने किया था। ठीक है, 1921 में। रोसा ने क्या किया था कि 10 स्याही के धब्बों वाले कार्डों का 10 स्याही वाले धब्बों का कार्ड का प्रयोग किया था, जो अभी प्रयोग में लाए जाते हैं। इन धब्बों में कोई चित्र नहीं बनाया गया है। इन कार्डों में 5 पूरी तरह काले, 2 पूरी तरह लाल और 3 विभिन्न रंग के हैं। ठीक है, तो 10 कार्डों को जिसका टेस्ट लेना है उसको एक एक करके सामने रखा जाता है और यह पूछा जाता है कि उसे उस डिब्बे में क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोसा टेस्ट था। ठीक है, दूसरा था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे CD भी बोलते हैं। ठीक है, CD, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में मुरे ने ये बताया कि इस परीक्षण में जो है निर्देश पुस्तिका के बाद में मुरे ने 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई। इसमें जो है देखिए, रोसा परीक्षण में कितने 10 स्याही के धब्बों वाले कार्डों का प्रयोग किया गया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 31 कार्ड होते थे, टोटल 31 कार्ड, जिसमें 30 कार्डों पर अस्पष्ट काले सफ़ेद रंग के चित्र बने होते थे, जबकि एक कार्ड सादा होता था। ये चित्र जीवन की साधारण घटनाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।